तो यहाँ पर जो है मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर कोई एक वायर है और ये वायर मैंने आर्बिट्रेरी लिया है, किसी भी शेप का मैंने ले लिया है ये वायर। अब मैंने क्या किया है कि इस वायर का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक सेक्शन ले लिया है, डीएल सेक्शन, ठीक है, डीएल सेक्शन इसका ले लिया है। और इसमें मान लीजिए कि करंट आई फ्लो कर रही है, इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई। तो ये आई यहाँ बना दिया, ये हो गया आई डीएल, यहाँ से करंट ऐसे चलेगी। अच्छा, अब हमको क्या करना है कि अगर ये वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रही है तो जाहिर सी बात है कि ये वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जो कि अभी हम स्टडी कर चुके हैं। अब मैंने कहा कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट P है और इस P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, ये जो आपका डीएल सेक्शन है इसका एक सेंटर पॉइंट कंसीडर करें और यहाँ से आप एक एक्सिस ड्रॉ कर लें। क्यों ड्रॉ कर लें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से एक एक्सिस ड्रॉ कर लें, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। यहाँ से ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्सिस हो गई। अब आप सोच रहे होंगे सर ने यहाँ पर एक्सिस क्यों बनाया और डीएल सेक्शन को सेंटर पर क्यों रखा। तो उसका रीज़न ये है कि मैंने कहा कि पी पर आप मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो पी की इस डीएल से पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है। तो पोजीशन आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट पी है, मैंने कहा इसकी पोजीशन बताओ। तो पोजीशन बनाने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है जिसको ओरिजिन कहा जाता है और ये यहाँ से जो डिस्टेंस होती है इसको पोजीशन वेक्टर आर कहा जाता है। ये आपने पढ़ा होगा, ये एक्स एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस होता था। तो मैंने यहाँ पी पॉइंट है, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जाहिर सी बात है किसकी वजह से, आई डी एल की वजह से निकालना है। तो आपको आई डी एल कहाँ रखना पड़ेगा, ओरिजिन पर रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ से एक्सिस बनाई। अब बताओ पी की यहाँ से पोजीशन कितनी है, आंसर है ये पोजीशन है आर वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब जरा आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका नाम क्या है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो डीएल सेक्शन जो आपने लिया है यहाँ से, ये जो डीएल सेक्शन लिया है, ये डीएल सेक्शन और इस पोजीशन वेक्टर के बीच एंगल कितना है, थीटा है। तो बायोसेवर्ट का कहना यह था कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इस डीएल सेक्शन की वजह से है और डीएल बहुत छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी बहुत छोटी होगी। तो बायोसेवर्ट ने कहा कि भाई यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि इसमें करंट कितनी है, पहली बात। दूसरा इस बात पे डिपेंड करेगी कि ये जो लेंथ आपने ले रखी है ये डीएल सेक्शन कितनी लंबाई का है, यानी डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कहीं कहीं आई डीएल को हम करंट एलिमेंट भी कहते हैं, करंट एलिमेंट भी कहते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल। तो ऐसा कहीं लिखा देखे तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा कि dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, उसके बाद ये भी आप देखिए कि ये पोजीशन जितनी ज़्यादा दूरी पर होगा, मतलब ये जो आर है जितनी ज़्यादा दूरी पर होगा dB की वैल्यू उतना ही कम हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि dB जो है वो स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आती है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर ये है कि अब ये देखिए पोजीशन वेक्टर है और ये डीएल वेक्टर है, ये डीएल वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है, इसके बीच का है एंगल थीटा। तो यहाँ पर जो ये एंगल है, ये एंगल जो बना हुआ है, जो थीटा एंगल बना हुआ है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड इस पोजीशन वेक्टर और ये जो करंट एलिमेंट है इन दोनों के बीच जो एंगल बना है इसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साइन थीटा के। फिर से सुनिए, मेरी बात फिर से एक बार गौर से सुनिए। इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट एलिमेंट और ये जो पोजीशन वेक्टर है इसके बीच जो एंगल बना है इसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, अब सुनिए, साइन के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कॉस के क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। इस बात को समझने के लिए अभी हमको पहले इसको लिख लेना है
और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला क्यों नहीं आ गया, साइन का फॉर्मूला क्यों आया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4। तो फ्रॉम इक्वेशन, या थोड़ा यहाँ से लिखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 सबको अगर मिला करके लिख दिया जाए तो dB की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट, सॉरी पहले k लिख दें, k या dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl, और यहाँ पर ये साइन थीटा, ऊपर वाले सारे टर्म ऐसे लिख दिए गए, अपॉन नीचे कितना है r का स्क्वायर। तो dB इज इक्वल टू यहाँ पर k की वैल्यू लिख देंगे I dl और साइन थीटा और अपॉन कितना r का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर जो k की जो वैल्यू है इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर माइनस का 7 होती है, 10 की पावर माइनस का 7 होती है, ठीक है, 10 की पावर माइनस का 7 होती है। इसको यहाँ पर कहा जाता है, इसको यहाँ पर कहा जाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सब आपको अभी डिटेल में हम इंशाल्लाह समझाएंगे, पहले यहाँ पर देख लें। इस फॉर्मूले देखिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ में यहाँ साइन थीटा का टर्म आया, ऐसा क्यों आया है जरा देखिए इसको पहले, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें यहाँ स्टडी कराते हैं हम आपको। मान लीजिए कि ये आपके पास एक वायर है और मैंने आपसे मैग्नेटिक फील्ड कहा कि यहाँ निकालना है, तो इसका पोजीशन वेक्टर, यहाँ से आप इसका पोजीशन वेक्टर बना दीजिए, तो ये पोजीशन वेक्टर कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, आर वेक्टर है। अब यहाँ पर रखो तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1, यानी कि अगर यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कितनी ले सकते हैं, dB की वैल्यू कितनी ले सकते हैं, मैक्सिमम ले सकते हैं। अच्छा, अब मैंने कहा कि अगर ये जो P पॉइंट है, इस पॉइंट P को यहाँ ले लीजिए, मतलब इस पॉइंट P को मैंने कहा कि ये जो पॉइंट P है इसको आप यहीं ले लीजिए, मतलब इसी वायर के ऊपर ही ले लीजिए। तो अगर आप इसको इसी वायर के ऊपर ही ले लेते हैं तो देखिए कि यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, 0 आएगी। ध्यान से सुनिएगा, अगर थीटा 0 डिग्री आ जाएगा, अगर पॉइंट P वायर के ऊपर ही आ जाएगा या वायर के एक्सिस के किसी पॉइंट पर अगर ये आ जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। थीटा 0 हो जाएगा तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए, इस थीटा का अगर हम साइन कॉम्पोनेंट लेंगे तो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, या अगर कॉस कॉम्पोनेंट लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो आंसर है कि इसका, ये थीटे का कॉस कॉम्पोनेंट लोगे तो वो इसी वायर पर आ जाएगा, जिसकी वजह से कभी आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कब मिलेगी, जब इस थीटा का आप कौन सा कॉम्पोनेंट लोगे, साइन वाला कॉम्पोनेंट लोगे, तभी आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि साइन नहीं लेते, हमेशा क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं, कॉस कंपोनेंट ही लेते, सॉरी यहाँ पर हमेशा साइन कंपोनेंट ही लेते हैं, कॉस कंपोनेंट नहीं लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये सारी बातें हो गई यहाँ पर। अच्छा, दूसरी बात यहाँ है बच्चों कि ये देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट k की वैल्यू है वहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस के 7 दी गई है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आखिर ये जो k की वैल्यू जो आई हुई है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 7, आखिर इसकी वैल्यू 1 क्यों नहीं लिखी गई। तो इसका एक बहुत छोटा सा रूल आप याद रखिएगा हमेशा कि जब कभी हमारे पास कोई एक नई क्वांटिटी आती है तो कभी कांस्टेंट की वैल्यू 1 नहीं लिखी जाती। फॉर एग्जांपल, जब हमारे पास कोई एक नई क्वांटिटी आती है, कोई नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होती है, जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए नया है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए नया है, इसलिए के की जो वैल्यू है वो 1 नहीं हो करके बल्कि उसकी वैल्यू कुछ आई है जिसका वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 7 दी गई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये बात आपको क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड आपको इतना मिला। अब ये कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म का मतलब है, इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड फॉर्म, मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। ठीक है बच्चों, ये बायो-सेवर्ट लॉ का कौन सा फॉर्म है, मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अब आइए मैं इसका वेक्टर फॉर्म भी आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए, इसका अगर वेक्टर फॉर्म हमको पढ़ना हो तो बहुत ही आसान है इसका वेक्टर फॉर्म। देखिए वेक्टर फॉर्म क्या है इसका,
वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म क्या होगा, देखिए कुछ नहीं, बहुत ही आसान, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये है। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dB वेक्टर लगा दीजिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ऐसे ही लिखिए, यहाँ पर लिखिए dl क्रॉस r वेक्टर और अपॉन में r की पावर क्यूब। देखिए ये हमारे पास बस बन गया, बात खत्म। ये हमारे पास कैसा फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म। ये हमारा कौन सा फॉर्म है बच्चों, वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म है। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, देख लो, चाहे इसको सॉल्व करोगे यही आएगा। देखो अगर आपको लिखना हो इसको तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, इसको क्या लिख सकते हो, डी एल आर, अरे यही तो लिखोगे, ए क्रॉस बी क्या लिखते थे, याद करो, ए क्रॉस बी क्या लिखते थे, ए बी साइन थीटा, यही तो लिखते थे, क्रॉस में साइन होता था। तो ए डी एल इंटू आर, सॉरी डी एल आर साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब। बच्चों इससे कैंसिल कर दो तो हमारे पास वही तो आ जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर का स्क्वायर। बस ये हमारा देखिए वापस वही चीज़ मिल जाएगा। तो बायो-सेवर्ट लॉ के दो फॉर्मूले बन गए, एक मैग्नीट्यूड फॉर्म और एक कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पर जो है बच्चों, इसको समझने के बाद हम यहाँ पर ये देख लें कि अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, आप आराम से बना सकते हैं। देखिए पहली चीज़ की मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट दी थी वो टेस्ला नामक साइंटिस्ट ने दी थी, तो इसीलिए इसकी जो एसआई यूनिट है बच्चों, एसआई जो यूनिट होगी वो होगी इसकी टेस्ला। क्या होगी बच्चों, टेस्ला। और इसकी सीजीएस अगर यूनिट की बात करें तो वो होगी गॉस, गॉस, ठीक है, क्या होगी, गॉस। अब आपको पता है कि एसआई यूनिट बड़ी है सीजीएस से, सीजीएस से, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस के बराबर ये लिखा जाता है, याद रखो। ये हमारे पास 1 टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस के बराबर लिखा जाता है। इसकी एक और यूनिट है, एसआई की एक और यूनिट है, याद रखें, ध्यान दें। एक फॉर्मूला है, ध्यान दें कि फाई बराबर बी इंटू ए, तो यहाँ पर इसकी यूनिट होती है वेबर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट चाहिए, इसका है मीटर स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला बना बी इज इक्वल टू वेबर पर मीटर का स्क्वायर। तो इसकी एक और बनी, ये भी कौन सी यूनिट है, ये भी एसआई यूनिट ही है, एसआई यूनिट है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इसकी ये वाली यूनिट, इसकी ये वाली यूनिट और इसकी ये वाली यूनिट, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए।